जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना के बारे में और ये देखेंगे कि विगत वर्षों में प्रस्तावना से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार प्रश्न आने की संभावना है। चलिए आइए बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना एक ऐसा दर्शन है जिसमें संविधान का मूलभूत उद्देश्य छुपा होता है, यानी भारतीय संविधान का सार जो मौजूद है वही प्रस्तावना है। ठीक, और इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। इसका कारण है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि हमारा संविधान किस प्रकार का बनेगा, इसका ढांचा क्या होगा, वो ढांचा तैयार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। और इसीलिए और लास्टली जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन वगैरह करके इसे प्रस्तावना के रूप में रखा गया, जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इससे प्रश्न आता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कभी विचार पे और भाषा में फंस जाते हैं। तो अच्छे से याद रखिए कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा अच्छे से कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आगे हम बात करेंगे कि इससे क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया या फिर कब अधिनियमित हुआ, या ये भी पूछता है कि कब पारित किया गया। तो हम लोग इस पर अच्छे से ध्यान देंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रस्तावना के लास्ट में लिखा गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इससे यह तात्पर्य है कि हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ या अंगीकृत हुआ। ये हम अच्छे से माइंड में मेकअप कर लेंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे हम देखेंगे कि ये हमारे प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। क्वेश्चन आया था CDPO में 2018 में कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? मात्र एक बार। वो कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 मूलभूत शब्द को जोड़ा गया। वो शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व, अर्थात प्रस्तावना में हमें कौन कौन सी बातें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 4 बातें मुझे देखने को मिलती है। एक है संविधान का अधिकार स्रोत, दूसरा भारत की प्रकृति, यानी भारत कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, और ये संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य हम देखेंगे। और लास्टली देखेंगे कि पारित होने की तिथि, ये पारित कब हुआ था हमारा संविधान, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान का अधिकार स्रोत कि भारत का अधिकार स्रोत क्या है। तो भारत का अधिकार स्रोत, संविधान का अधिकार स्रोत हमारे भारतीय जनता में निहित है। ये पूछता है क्वेश्चन कि संविधान का अधिकार स्रोत या संविधान की शक्ति किसमें निहित है? तो जनता है। ऐसे कहा जाए कि सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर संविधान है और उसकी शक्ति कौन है? तो भारतीय जनता है। ठीक, आगे बात करते हैं स्वरूप के बारे में
कि हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप और हमारे भारत में किस प्रकार का प्रचलन होगा वो इसमें दर्शाया गया है। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है, यानी इसे संप्रभु भी कहीं कहीं बोला जाता है। इसका अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हमारा भारत देश आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, वह किसी विदेशी का उपनिवेश नहीं है। ठीक है। हालांकि जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक भारत ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहा था, और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद से यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है। तो ये इसका अर्थ है कि भारत बाह्य और आंतरिक मामले में तटस्थ है, यह स्वतंत्र है, यह विदेशी द्वारा उपनिवेशित नहीं है, यानी डोमिनियन नहीं है। आगे हम बात करेंगे समाजवादी। समाजवादी अर्थ, ये शब्द डालने का हमारे संविधान सदस्य जो थे संविधान सभा के, उनका ये उद्देश्य था कि समाज में निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति, जो निर्धनतम व्यक्ति है और जो आर्थिक रूप से गिरा हुआ है, मतलब उस टाइम, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में देखा गया है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये समाजवादी अर्थ से झलकता है और सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, ये इसमें बताया गया है। आगे हम बात करेंगे, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत धर्म के मामले में तटस्थ है, ना यह ईश्वर भक्त है और ना ही ईश्वर विरोधी है। इसीलिए इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द और इसलिए जोड़ा गया क्योंकि धर्म से धार्मिकता झलकता है, ऐसा लगता है कि वो धर्म का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पंथ की बात की गई है। पंथ का अर्थ होता है निर्गुण होना। ठीक है। जैसे कबीर पंथ हुआ और भी जो भी हो, पंथ मतलब किसी भी धर्म में ना विश्वास नहीं रखना। आगे देखेंगे लोकतंत्रात्मक। इसका अर्थ है कि लोकतंत्रात्मक, जैसे हम लोग अब्राहम लिंकन का इसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित सरकार को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो इसी से यहाँ से हमारे भारतीय संविधान में कि लोकतंत्रात्मक का अर्थ है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि ऐसा संविधान या ऐसा देश जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का शासन हो, उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। और इसी के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है जनता के लिए और जनता द्वारा शासित सरकार, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र। और हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। आगे हम लोग देखेंगे गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर वंशानुगत शासन ना होकर जनता द्वारा चुने हुए सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है, जिसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। हम लोग का गणतंत्र जो है वो राजनीतिक गणतंत्र है, राजनीतिक गणतंत्र है। हम लोग का गणतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक और एक राष्ट्रपति द्वारा। तो हम लोग का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का फॉर्मेलिटी निभाने वाला प्रधान है, और वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। इसलिए हम लोग हमारे गणतंत्र को राजनीतिक गणतंत्र नाम दिए हैं। आगे बात करेंगे संविधान के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, पहला उद्देश्य है न्याय स्थापित करना। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और राजनीतिक रूप से
पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि इनके स्थिति में बदलाव लाया जाए। और ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक, आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता है, जो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे हम देखेंगे समता यानी समानता। समानता प्रतिष्ठा और अवसर की, मतलब गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता सभी आदमी को प्राप्त है। ये हमारे अनुच्छेद 21 में भी वर्णित है कि जीने का अधिकार और गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आगे देखेंगे अवसर की समानता, और अनुच्छेद 16 में वर्णित है कि सभी आदमी को समान अवसर प्राप्त हो, उनके स्थिति उनके जाति लिंग के अनुसार उनसे भेदभाव न किया जाए। ये 2 प्रकार के समता की बात की गई है। आगे है बंधुत्व। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। मतलब हमारे देश में विविधता बहुत है, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से बहुत प्रकार से विविधता पाई जाती है, फिर भी ये बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। ये एकल नागरिकता ये दर्शाता है कि हमारा संविधान में क्या है, भाईचारे है, एकता की भावना है। उसके बाद लास्ट आता है संविधान पारित होने की तिथि, कि हमारा संविधान कब पारित हुआ। इसमें ये झलकता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था या पारित हुआ था। ये इससे झलकता है। तो प्रस्तावना में ये इन 4 तत्वों को हम लोग ने देखा। आगे देखेंगे कि कुछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय दर समय वाद हुआ था। एक बार केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्टेटमेंट दिया था कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है और इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन द्वारा हम 368 के तहत परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन ना हो, नागरिक को जो प्राप्त अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायालय द्वारा बोला गया था। अगला है, एक आया था इससे पहले बेरुबारी संघ मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बोला गया था बेरुबारी संघ मामला 1960 में। लेकिन बाद के समय में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और ये वाद योग्य है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद एसआर बॉम्बई मामला आया था, उसमें भी 1994 में आया था, उसमें भी फिर से एक बार कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। अब देखेंगे कि उद्देशिका के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कुछ आदमी के मतलब विद्वान के द्वारा। पहला एक स्टेटमेंट है कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बोले थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे वो प्रस्तावना के बारे में बोले थे कि ये हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला स्टेटमेंट के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था कि उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये जन्म कुंडली पर ध्यान दीजिएगा, ये आता है या ऐसे ही उद्देशिका को जन्म कुंडली कौन बोले थे, तो इसमें आएगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को स्टेटमेंट दिए थे उद्देशिका के संबंध में कि इसे राजनीतिक जन्मपत्री बोला गया। उन्होंने बोला कि प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्मपत्री है, जन्म कुंडली या जन्मपत्री, ये बोले थे के.एम. मुंशी। और बी.आर. अम्बेडकर इसे एक पवित्र दस्तावेज के रूप में मानते हैं। और एक है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हम लोग लिखेंगे
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो वहां पर हो जाएगा कि जब B.R. अम्बेडकर रहेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। अम्बेडकर द्वारा ये बोला गया कि संविधान की आत्मा उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया है। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पर कि अगर कहे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब हम प्रस्तावना को लिखेंगे। लेकिन अगर कहे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उसमें हम लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताया है। आशा करती हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा और पसंद आया होगा, और ये आप लोगों को पीसीएस से लेके नीचे जो भी एग्जाम आता है वो उसमें आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। और अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा।